भारतीय अज़ाइम का गलत अंदाज़ा लगाने की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है, जनरल न्याजी या जीएचक्यू पर? इस सवाल का खातिर-ख्वाह जवाब देने के लिए ज़रूरी है कि इस बात का खोज लगाया जाए कि जीएचक्यू ने जनरल न्याजी को मिशन क्या दिया था। ये बात सगिया राज में नहीं कि ईस्टर्न कमांड को मशरक़ी पाकिस्तान के दिफा का फ़र्ज़ दिया गया था, मगर ये बात ईस्टर्न कमांड के कमांडर जनरल न्याजी पर छोड़ दी गई कि वो इस मिशन को पूरा करने के लिए दुश्मन के अज़ाइम का अंदाज़ा लगाए और उन्हें नाकाम बनाने के लिए फ़ौजी स्ट्रेटजी वज़ा करे। मशरक़ी पाकिस्तान के मखसूस हालात में बेहतरीन फ़ौजी स्ट्रेटजी क्या थी और जनरल न्याजी ने किस स्ट्रेटजी को अपनाया? आइए इस मसले पर ज़रा ठंडे दिल से गौर करें। मशरक़ी पाकिस्तान के दिफा के 4 तरीके थे। अव्वल, तमाम तर तवज्जो ढाका पर मरकूज़ कर दी जाए और जितने वसाइल दस्तयाब हैं उन्हें इस्तेमाल में लाकर ढाका के गिर्द दिफाही हसार बना दिया जाए। जोग्राफियाई लिहाज से ये दिफाही हसार 3 बड़े दरियाओं जमुना, ब्रह्मपुत्र और मेघना के किनारों पर इस्तवार किया जा सकता था। इस हिकमत अमली के 2 वाज़ेह नुकसान थे। एक ये कि हर चीज़ उस दिफाई असार पर मरकूज़ करने से मशरक़ी पाकिस्तान का बेशतर हिस्सा, जिसमें जैसूर, किश्तिया, राजशाही, बोगरा, रंगपुर, सिलट, कुमेला और चिटागंग शामिल थे, किसी मज़ामत के बगैर दुश्मन के कब्ज़े में चला जाता। दूसरा ये कि उस दिफाई असार को तोड़ने के लिए भारत को बमुश्किल 4 डिवीज़न फ़ौज दरकार होती और बाकी 4 डिवीज़न बआसानी मगरबी माज पर मुंतकिल कर देता, जहाँ हमें ज़िंदगी में पहली बार और शायद आखिरी मरतबा करीब करीब अददी बराबरी हासिल हुई थी। यहाँ ये बात काबिल महल ना होगी कि हम क़याम पाकिस्तान से कहते आते थे कि मशरक़ी पाकिस्तान का दिफा मगरबी पाकिस्तान से होगा, इसलिए मगरबी माज पर भारतीय फ़ौज की भरमार इस कौमी स्ट्रेटजी में रुकावट का बायस बन सकती थी। दोम, अपने सारे वसाइल सरहदों पर लगा दिए जाएँ और दबाव पड़ने पर बवक़्ते ज़रूरत आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटाया जाए, हत्ता कि हम ढाका के इर्द गिर्द जमा हो जाएं। बज़ाहिर एक मकबूल तदबीर थी, लेकिन 2 वजूह ने उसे नाकाबिले अमल बना दिया था। एक तो भारत की फ़िज़ाई बर्तरी की वजह से दिन के वक्त पसपा आना मुश्किल था, दूसरे रात को जगह जगह मुक्ति बानी का सामना करना पड़ता था। सोम, इस मकतबा फ़िक्र के मुताबिक मशरक़ी पाकिस्तान का बेहतरीन दिफा उसमें था कि किसी एक जगह को आखिरी दम तक बचाने की बजाय मुतहरिक जंग का रास्ता इख्तियार किया जाए। इस नुक्ता नज़र में कवाहद ये थी कि इस भागम भाग में भारतीय फ़ौज और मुक्ति बानी के तावन से ज़मीन हमारे लिए तंग हो सकती थी। सूबे के अंदर और बाहर मुखालफत के पेश नज़र ये स्ट्रेटजी मुनासिब ना थी। चहारम, इस तरीक़ाकार का बुनियादी नुक्ता ये था कि सरहदी शहरों, खुसूसन उन शहरों को जो हमलावर के रास्ते में पड़ते थे, दिफाई कलों में तब्दील कर दिया जाए। उनमें तवील लड़ाई के लिए राशन, एमुनिशन और दीगर जंगी सामान जमा कर लिया जाए और इर्द गिर्द मोर्चे खोद लिए जाएँ, ताकि ऊपर से दुश्मन जितनी ज़रबें भी लगाता जाए उन्हें बिला नुकसान सहा जाए और वक्ते ज़रूरत उन्हीं दिफाई किलों को बुनियाद बनाकर दुश्मन पर हमला भी किया जाए। ये तरीक़ाकार अगरचे बहुत पुराना और किसी हद तक फरसूदा था, मगर मौजूदा हालात में इसमें 2 फ़ायदे थे। एक ये कि इस तरह वसी इलाका किसी मज़ामत के बगैर दुश्मन के हवाले करने के बजाय उसका जगह जगह दिफा किया जा सकता था। दूसरा ये कि हम अपने नाकाफ़ी वसाइल को मखसूस मुकामात पर मुजतमा करके मौसर दफा की सूरत पैदा कर सकते थे। ख्याल था अव्वल तो दुश्मन को हर दफाई किला फतह करके आगे बढ़ना पड़ेगा, जो आसान काम ना होगा, और अगर उसने गैर मतफू छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की तो उसे हर वक्त पीछे से हमले का डर रहेगा। तीसरी सूरत ये हो सकती थी कि वो हर किले को मैसूर करके आगे बढ़ेगा, जिसका मतलब ये होगा कि उसे हर किले को मैसूर करने के लिए मकूल तादाद में फ़ौज तैनात करना पड़ेगी और पेशकदमी के लिए मज़ीद नफरी दरकार होगी, यानी दुगनी फ़ौज लगाना पड़ेगी। इस हिकमत अमली को फ़ौजी मुबस्सर अमूमन लोहार के हथौड़े और आहरन से तशबीह देते थे, यानी हथौड़ा हमला करने वाले का और आहरन हमला सहने वाले का। उसकी हमायत में अमूमन ये दलील दी जाती कि हथौड़ा चलाने वाले के बाजू थक जाते हैं मगर आहरन नहीं टूटती। मज़कूरा बाला तरीक़ों में से जनरल न्याजी ने तरीक़ा नंबर 4 मुंतखब किया और सरहद के करीब चीदा चीदा शहरों को दिफाही किलों में बदल दिया। उन शहरों में जैसूर, जिंदा, बोगरा, रंगपुर, जमालपुर, मेमन सिंह, सलट, बहराब बाज़ार, कुमेला और चिटागंग शामिल थे। हर दफाई किले में 45 दिन का राशन और 60 दिन का गोला बारूद जमा करने को कहा गया। उनके अलावा बाद शहरों और कस्बों को मजबूत मुकाम का दर्जा दिया गया। ये मुकाम आम शहरों से ज़्यादा और दफाई किलों से कम दफाई सलाहियत रखते थे। इन दफाई किलों पर मबनी ईस्टर्न कमांड ने जो फ़ौजी स्ट्रेटजी वज़ा की, उसके नुमायाँ खतोखाल ये थे। नंबर 1, सरहदी चौकियों पर मुतय्यन हमारे फ़ौजी उस वक्त तक लड़ते रहेंगे जब तक कि मुकामी जनरल ऑफिसर कमांडिंग उन्हें पसपा होने का हुक्म नहीं देता। पसपा होते हुए हत्ता इम्कान मज़ाहमत की जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त में कम से कम ज़मीन हाथ से जाए
और 3 ये कि बिलाखिर यही फ़ौज वापस आकर दफाई किलो में मोर्चा बंद हो जाए और आखिरी वक्त तक लड़ती रहे। जनरल हमीद चीफ ऑफ स्टाफ जब ढाका आए तो उन्हें इस मंसूबे की तफसीलात पेश की गईं। उन्होंने असूली तौर पर इत्फाक किया। बाद में ये मंसूबा GHQ को रवाना किया गया, जहां पेशा वराना नुक्ता नज़र से उसका जायज़ा लिया गया। इस मंसूबे को दरज झैल तसरीहात के साथ मंजूर करके ईस्टर्न कमांड को लौटा दिया गया। नंबर 1, राजशाही के सामने सरहद पार इंग्लिश बाज़ार पर हमले की गुंजाइश पैदा की जाए। नंबर 2, फ़रखाबंद को तबाह या मफलूज करने के लिए छापा मार फ़ौज के इक़दामात को मंसूबे में शामिल किया जाए। नंबर 3, चिटागांग में एक पलटन ज़रूर रखी जाए ताकि वो समुद्री रास्ते से आने वाली किसी कुमक को वसूल कर सके। नंबर 4, ढाका को मशरक़ी पाकिस्तान के दफ़ा की कुंजी समझा जाए। ईस्टर्न कमांड ने हस्बल हुक्म इन तसरीहात को असली प्लान में शामिल कर लिया और GHQ को तामील इरशाद से आगाह कर दिया। अब ये अंदाज़ा लगाना बाकी था कि दुश्मन के हमले का रुख किस तरफ से होगा, यानी किस जानब से वो पूरी ताकत से हमला करेगा और किस तरफ से अजाफी कोशिश करेगा। इस रुख का अंदाज़ा करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उसी के मुताबिक दफाई फ़ौज को भी मुतय्यन करना था। इस सिलसिले में फ़ौजी रवायत के मुताबिक मुख्तलिफ मफरूज़ों को ज़ेर बहस लाया गया और इत्फाक़ राय इस बात पर हुआ कि असली और बड़ा हमला कलकत्ता की जानब जैसूर सेक्टर में होगा और झैली इकदाम मशरक़ में त्रिपोर के इलाके में कुमेला सेक्टर में होगा। इसी सोच के मुताबिक तमाम वसाइल को हस्ब ज़ैल तरीके से बांट दिया गया। नंबर 1, जैसूर सेक्टर। इस सेक्टर में एक डिवीज़न नंबर 9 था, जिसकी कमान मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन अंसारी के सुपुर्द थी। इस डिवीज़न में 2 ब्रिगेडियर थे, 107 ब्रिगेड और 57 ब्रिगेड। उनके हेड क्वार्टर बिल तरतीब जैसूर और जेंदा में वाक़ थे। पैदल फ़ौज के अलावा इस डिवीज़न के पास तोप खाने की 2 रेजिमेंटें, दीदा बनी और कुमक रसाई के लिए एक R&S बटालियन थी। नंबर 2, शुमाली बंगाल। इस महाज पर मेजर जनरल नज़र हुसैन का 16वां डिवीज़न था, जिसका हेड क्वार्टर नटवर में था। इस डिवीज़न में भी 2 ब्रिगेड थे, एक ब्रिगेड 23 रंगपुर में था और दूसरा ब्रिगेड 205 बोगरा में। इस डिवीज़न के पास रसाले और तोपखाने फील्ड की एक रेजिमेंट और हल्की तोपों मार्टर की 2 बैटरियाँ थी। नंबर 3, मशरक़ी सरहद। मशरक़ी सरहद का दफ़ा मेजर जनरल अब्दुल मजीद काजी के सुपुर्द था, जो 14 डिवीज़न की कमांड कर रहे थे। इस डिवीज़न का एक ब्रिगेडियर 27 मेमन सिंह में था और दूसरा 212 सिलट में। इसके अलावा जनरल काजी के पास तोपखाने की एक रेजिमेंट, मार्टर तोपों की 2 बैटरियां और 4 टैंक थे। जनरल काजी का मुस्तकिल हेड क्वार्टर ढाका था। नंबर 4, चिटागांग सेक्टर। इस सेक्टर का दफ़ा ब्रिगेडियर अता के सुपुर्द था, जिसके पास 93 ब्रिगेड था। उसका हेड क्वार्टर चिटागांग में वाक़ था। मज़कूरा बाला तकसीम के बाद अंदाज़ा हुआ कि ज़मीन ज़्यादा है और सिपाही थोड़े, चनाचे उनकी कमी को पूरा करने के लिए नीम अस्करी जमीयत यानी मुजाहिदों, रज़ाकारों, स्काउटों, पुलिस, EPCAF की नफरी को वे मुतलका जर्नलों के हवाले किया गया ताकि वह अपने अपने दिफा को मज़ीद घना कर सकें। जंग के दौरान जब दबाव पड़ा तो हमारी दफाई लाइन में यही नफरी सबसे कमज़ोर निकली। जब जंग के बादल गहरे होने लगे तो जनरल न्याजी ने दुश्मन को धोखा देने के लिए 2 अबूरी डिवीज़न हेड क्वार्टर और 4 अबूरी ब्रिगेड हेड क्वार्टर खड़े कर दिए। एक डिवीज़न हेड क्वार्टर का इंचार्ज EPCAF के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल जमशेद को बनाया गया, जो पहले ही ढाका में थे, और दूसरा हेड क्वार्टर मेजर जनरल रहीम खान की क़यादत में चांदपुर रवाना कर दिया गया। जनरल रहीम उन दिनों जनरल न्याजी के नायब के तौर पर डिप्टी मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। 14 डिवीज़न के 57 ब्रिगेड जो मेमन सिंह में मुकीम था, उसे मशरक़ी सरहद पर बहराब बाज़ार मुंतकिल कर दिया गया, मगर उसकी एक पलटन मेमन सिंह में रोक ली गई। एक और पलटन मिलाकर एक नया ब्रिगेड ज़ेरे क़यादत ब्रिगेडियर कादर तश्कील दिया गया। जनरल जमशेद के पास ये ब्रिगेडियर और नीम फ़ौजी EPCAF नफरी थी। 53 ब्रिगेड आड़े वक्त में ढाका के दफा के लिए मखसूस था। न्याजी ने उसे फ़ैनी में जनरल रहीम के ज़ेर कमान कर दिया। जनरल रहीम के डिवीज़न का दूसरा ब्रिगेड 117 40 डिवीज़न से लिया गया, जो कमेला में मुतय्यन था, अब भी वहीं रहा। इस तरह जनरल रहीम के पास फ़ैनी और कमेला वाले 2 ब्रिगेड आ गए। जहाँ तक 4 अबूरी ब्रिगेड हेड क्वार्टरों का तल्लुक़ था, उनका जिक्र अगले अबवाब में आएगा। जनरल न्याजी को अपनी इन अबूरी तख्लीक़ात पर बड़ा फ़ख्र था। वो अक्सर अपना निचला होठ चबाते हुए दावा करते कि जब दुश्मन को उन हेड क्वार्टरों का पता चलेगा तो वह बुखला उठेगा कि रातों रात इतनी ज़्यादा फ़ौज कहाँ से आ गई। यकीनन उससे उसके हौसले पस्त हो जाएंगे और वो हमले का इरादा तर्क कर देगा। पता नहीं इन हरबों से जनरल न्याजी दुश्मन को धोखा दे रहे थे या अपने आप को, क्योंकि दिफाए वतन के लिए जो नफरी पहले मौजूद थी अब भी वही रही।
हेडक्वार्टर बनाने से उसकी कारकर्दगी में कोई हैरत अंगेज़ तब्दीली ना आई। डिवीज़न हेडक्वार्टर तो दरकिनार, अगर मशरक़ी पाकिस्तान में चिड़ियाँ और कौवे भी मामूल से ज़्यादा नज़र आते तो उसकी इतला मुक्ति बानी और भारतीय फ़ौज को मिल जाती थी। मज़ीद नफरी हासिल करने के लिए जनरल न्याजी ने नवंबर के वस्त में मेजर जनरल जमशेद और अपने चीफ ऑफ स्टाफ ब्रिगेडियर बाकर सिद्दीकी को रावलपिंडी भेजा। उस 2 रुकनी टीम ने GHQ को बताया कि सारी सरहदों पर दुश्मन का दबाव बहुत बढ़ गया है। कई सरहदी इलाके दुश्मन के कब्ज़े में जा चुके हैं। मौजूदा वसाइल नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं, इसलिए मज़ीद डिवीज़न फ़ौज मशरक़ी पाकिस्तान भेजी जाए। GHQ के लिए सोचने का मुकाम ये था कि उन 2 डिवीज़नों से मशरक़ी पाकिस्तान की दफ़ाई सलाहियत में कितना इजाफ़ा और मगरबी पाकिस्तान की जंगी क़ुव्वत में कितनी कमी वाक़ होगी। उसने फ़ैसला किया कि 2 डिवीज़न भेजने के बजाय 8 पलटनें ढाका भेज दी जाएँ। उनमें से 5 पलटनें नवंबर के आखिरी अशरे में ढाका पहुँच गईं और उनके फ़ौरन हिस्से बखरे करके मुख्तलिफ कमांडरों में तकसीम कर दिए गए। उन पलटनों की न सिर्फ वहदत और यगानगत टूट गई, बल्कि उनकी जंगी सलाहियत भी खासी मुतासर हुई। एक कंपनी कहीं, दूसरी कहीं और बटालियन हेडक्वार्टर कहीं। बाकी 3 पलटनें भी बाकी थीं कि 3 दिसंबर को जंग छिड़ गई और बैनुस्सूबाई राब्ता मुनक़ता हो गया। 19 नवंबर को ईद उल फितर थी। ईद का चांद नज़र आने के बाद रावलपिंडी से पैगाम आया कि इंटेलिजेंस की ताज़ा इतलात के मुताबिक ईद के रोज़ हमले का ख़तरा है। मज़ीद इंकशाफ किया गया कि इस हमले का ज़ोर कुमेला की जानब से होगा और जहली इक़दाम जैसूर सेक्टर में रूह पज़ीर होगा। GHQ ने ईस्टर्न कमांड को मशवरा दिया कि वो ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक अपने दिफाई इंतज़ामात में ज़रूरी रद्दोबदल करे। जनरल न्याजी ने इस मशवरे पर कोई अमल न किया। हालांकि उसकी सारी नफरी मुक्ति बानी और शरपसंदों का मुकाबला करने के लिए जगह जगह बिखरी हुई थी और बाकायदा जंग के लिए उनकी तरतीबें नौ ज़रूरी थी। अलबत्ता नई इतलात की रोशनी में जनरल न्याजी ने अपनी सारी दिफाई पोजीशन का जायज़ा लिया तो अंदाज़ा हुआ कि मशरक़ी सरहद पर कुमेला और फ़ैनी के दरमियान हमारी हालत नरम है। अगर हमला मशरक़ से ही आ रहा है तो गालबन उसका रुख यही नरम पट्टी की तरफ होगा। यही वो ख़तरा था जिसके पेश नज़र जनरल न्याजी ने ढाका में मुकीम 53 ब्रिगेड फ़ौरन फ़ैनी रवाना कर दिया। 20 नवंबर को जनरल रहीम भी चंद स्टाफ ऑफिसर और बहुत से जंगी नक्शे लेकर चांदपुर पहुंच गए। जनरल रहीम उस इलाके के दिफा के बारे में खासे पुरुमीद थे, क्योंकि उनका ख्याल था कि एक ब्रिगेड कोमेला में है और दूसरा फ़ैनी में। दोनों के दरमियान अगर दुश्मन ने सर दिया तो उसे दबा कर कुचल दिया जाएगा। इत्तलान जैसूर सेक्टर के इंचार्ज मेजर जनरल अंसारी को भी मुतवक्का खतरे से आगाह कर दिया गया। खुशकिस्मती से दुश्मन ने ईद के दिन भरपूर हमला न किया। अलबत्ता बाज़ सरहदी इलाकों पर पहले की निस्बत दबाव बढ़ गया। इस दबाव को भरपूर हमले का नाम देना और उसे कामयाबी से रोकने को एक कारनामा करार देना हक़ाइक़ के बिल्कुल बरअक्स है। हकीकत यह है कि उस रोज़ दुश्मन अपनी अस्करी क़ुव्वत को हरकत में नहीं लाया था। ढाका शहर पर एक भी हवाई हमला ना हुआ, कहीं भी भारतीय तैयारों की गड़गड़ाहट सुनाई ना दी, बल्कि सारे सूबे में बसें, रेलगाड़ियाँ, कश्तियाँ और मोटर लांचें हस्बे मामूल चलती रहीं। और तो और ख़ुद जनरल न्याजी रोज़ाना के मामूल के मुताबिक सुबह सवेरे हेलीकॉप्टर पर रवाना होते और दिन भर चिकन टिक्के खाकर शाम को बखैर वफ़ियत किसी खतून साफ़ी को खुसूसी इंटरव्यू देने के लिए ढाका ले आते। हालांकि जब 3 दिसंबर को भरपूर जंग शुरू हुई तो चौथे दिन ही जनरल न्याजी बिलक बिलक कर रोने लगे, जिसकी तफसील ज़िक्र अगले सफ़ात में आएगी। उन्हीं दिनों अव्वल आखिर नवंबर का जिक्र है कि जनरल न्याजी ने अखबार नवीसों को अपनी दफाई जंग का फ़लसफ़ा बयान करते हुए फरमाया था कि मेरे सिपाही खुले हाथ की उंगलियों की तरह सरहद की तरफ फैले हुए हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता सुकड़ कर एक मुक्के की शक्ल इख्तियार कर लेंगे और फिर दुश्मन का जबड़ा तोड़ देंगे। साथ ही उन्होंने अपने मतहत कमांडरों को भी हुक्म दिया कि जब तक सरहदी चौकी पर मुतय्यन नफरी में 3/4 शहीद या ज़ख्मी नहीं हो जाते, कोई फ़र्द पीछे ना हटे। मुझे ये आर्डर अजीब लगा, क्योंकि जिस हाथ की 3/4 उंगलियां टूट जाएंगी उस हाथ से मुक्का कैसे बन सकता है। मेरा तो एक नाखन भी ज़ख्मी हो तो पूरी तरह मुट्ठी बंद नहीं होती। मेरा ख्याल है खाम ही सही, मगर अहले नज़र भी कहते हैं कि जनरल न्याजी ने अपनी दफाही सलाहियतों पर ज़रूरत से ज़्यादा एतमाद किया। उनकी सलाहियतों से कता नज़र अमर वाक़ई ये है कि वो ये हरगज़ तस्लीम करने को तैयार न थे कि वो अपनी फ़ौज को तस्बीह के दानों की तरह सरहद के साथ साथ बखेर कर अपनी शिकस्त की राह हमवार कर रहे हैं। यौमुल हिसाब 3 दिसंबर का दिन बड़ा तारीख़ी दिन था, मुल्क के लिए भी और जनरल न्याजी के लिए भी। मुल्क उस रोज़ भारत की दूसरी भरपूर जारियत का शिकार हुआ और जनरल न्याजी उस दिन आखिरी मरतबा ढाका से बाहर निकले। वो मेमन सिंह तशरीफ़ ले गए थे। शाम को वापस आए तो मैं अपने दफ्तर में बैठकर अखबारात के लिए दिन भर की रुदाद लिखने लगा। 5:10 पर ब्रिगेडियर बाकर सिद्दीकी का फ़ोन आया। वो खासे झुंझलाए हुए थे। उन्होंने छूटते ही कहा, तुम कैसे प्रेस ऑफिसर हो? रेडियो पाकिस्तान ने जंग छेड़ने की खबर नशर कर दी है और तुमने मुझे बताया ही नहीं।
मैंने लजाजत से कहा, मैं समझ रहा था कि जंग की खबर सबसे पहले आप बताएंगे। छोड़ो, बातें ना बनाओ, फ़ौरन टेक हेडक्वार्टर पहुंचो। जंग के दौरान फौजी कमांडर अपने मुस्तकिल हेडक्वार्टर से टेक हेडक्वार्टर यानी टैक्टिकल हेडक्वार्टर मुंतकिल हो जाते हैं। जनरल न्याजी का टेक हेडक्वार्टर छावनी के अंदर ही अपने मुस्तकिल हेडक्वार्टर से एक आध किलोमीटर के फासले पर था। टेक हेडक्वार्टर एक छंतार दरख्त तले ज़मीन खोद कर बनाया गया था। उसमें 3-4 मीटर गहरे छोटे छोटे कमरे थे, जिनकी छत पर घास फूस डालकर उसे हवाबाजों से छुपाने की कोशिश की गई थी। मैं कोई 6 जीने नीचे उतरकर एक तंग गैलरी में दाखिल हुआ और दोनों जानब 3-3 कमरे छोड़कर सीधा ऑपरेशन रूम में पहुंच गया। ये कमरा निस्बतन बड़ा था। उसकी दीवारों पर मुख्तलिफ सेक्टरों के फौजी नक्शे लगे थे। एक तरफ 2 मेज़ों पर कोई निसफ दर्जन टेलीफोन और वायरलेस सेट रखे थे। एक अफसर सिर्फ टेलीफोन सुनने पर मामूर था। ये कमरा मशरक़ी पाकिस्तान में तमाम फौजी कार्रवाइयों का महवर था। अहकाम यहाँ से जाते और मुख्तलिफ हिस्सों से सूरत हाल की खबरें भी यहीं मौसूल होती थीं। जिस वक्त मैं ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ, जनरल न्याजी चीदा चीदा अफसरों से खिताब कर रहे थे। उन्होंने ठंडी पतलून और स्लेटी रंग की बुशर्ट पहनी हुई थी। गले में रेशमी रुमाल था। उनकी पुश्त दीवार की तरफ थी। 30-35 हाजरीन में मेजर जनरल फरमान अली और रेयर एडमिरल मोहम्मद शरीफ भी शामिल थे। जनरल न्याजी गुफ्तगू करने के साथ साथ महदूद सी जगह में टहलते भी जाते थे। उनके चेहरे पर परेशानी या बहरान के कोई आसार न थे। अलबत्ता माहौल इतना गंभीर था कि उनके मुंह से जो लफ्ज़ निकलता सीधा दिल में उतर जाता था। उनके खिताब का लुब-ए-लबाब ये था कि अब तमाम बंदिशें टूट चुकी हैं। अब हमें बैनुल-अक़वामी सरहदें पार करने की आज़ादी है। अब बादल छट चुके हैं। सामीन के चेहरों से यूँ मालूम होता था कि उनके दिलो-दिमाग पर कोई भारी बोझ उतर गया है। वो गुज़िश्ता 8 माह से शरपसंदों के ख़िलाफ़ साफ़ारा थे, मगर इस पाबंदी के साथ कि उनके ताक़ब में बैनुल-अक़वामी सरहद पर आँच न आने पाए। अब बैनुल-अक़वामी सरहद का तक़द्दुस पामाल हो चुका था। उनके ख़्याल में अब दोनों पार्टियों को आज़ादी होगी और फ़ैसला होकर रहेगा। तमानियत की वजह यह थी कि अब तक मगरबी पाकिस्तान की सरहदें खामोश थीं। सिर्फ मशरक़ी पाकिस्तान की पिटाई हो रही थी। ख्याल था कि अब हमारा तनोमंद बाजू भी अपना जोर दिखाएगा और हम पर होने वाले जुल्म व इस्तबदाद का बदला लेगा। अब भारत को पता चलेगा कि मशरक़ी पाकिस्तान का दिफा मगरबी पाकिस्तान से होगा। इसके क्या मानी हैं। तकरीर के बाद सब लोग चले गए तो जनरल न्याजी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और ऐलान जंग के मौका पर उनकी तरफ से आर्डर ऑफ द डे या फरमान अमरूज़ तैयार करने का हुक्म दिया। उन्होंने ताकीद की कि उनके ज़ेर कमान अफसरों और जवानों पर 2 बातें वाज़ेह की जाएँ। एक ये कि अब दुश्मन जहाँ भी मिले, जिधर भी मिले, सरहदों का ख्याल किए बगैर उसे तहस नहस कर दें। और दूसरी बात ये कि आखिरी दम तक दुश्मन का डट कर मुकाबला करें, क्योंकि फ़रार या जान बचाने की कोशिश की तमाम राहें मसदूद हैं। मैं चलने लगा तो उन्होंने फ़रार वाला जुमला कटवा दिया। मैं उसी शाम फरमान अमरूज़ का मुसवदा तैयार करके उनके पास ले गया। उन्होंने मुसवदे समेत मुझे ब्रिगेडियर बाकर सिद्दीकी के हवाले कर दिया, मगर वो अपनी मसरूफियत की वजह से उसकी नोक पलक ना संवार सके। बात अगले रोज़ पर जा पड़ी। मुसवदा मंजूर हुआ, उसकी नकलें बनी और तमाम महाज़ों पर अफसरों और जवानों को भेजने का एहतमाम होने लगा। मगर अब महाज़ तक पहुँचने के तमाम रास्ते मसदूद हो चुके थे। वाहिद ज़रिया हेलीकॉप्टर थे, लेकिन उनकी तादाद कम और उनके काम ज़्यादा थे। चनाचे ये पलंदा ढाका में ही पड़ा रहा और बिला आखिर वहीं नजर आतश करना पड़ा। मगरबी पाकिस्तान के महाज पर जंग की इब्तिदा पाक फ़ज़ाइया के हमलों से हो चुकी थी, जिसका जवाब ये पेश किया गया कि पहल भारत ने की है और पाकिस्तान जेट तैयारे जवाबी कार्रवाई के लिए 7 भारतीय अड्डों पर तबाही निछावर कर रहे हैं। उनके बाद हमारी बड़ी फ़ौज भी पेशकदमी कर चुकी है। ये सारी बातें हमें रेडियो पाकिस्तान के ज़रिए पहुँची। जहाँ तक मशरक़ी पाकिस्तान का तल्लक है, भरपूर जंग का पहली बार एहसास 3 और 4 दिसंबर की दरमियानी रात 2:40 पर हुआ, जब भारतीय तैयारों ने ढाका एयरपोर्ट पर हल्ला बोल दिया। मैं उस वक्त अड्डे से थोड़ी दूर अपने मकान की बलाई मंजिल में सो रहा था। भारतीय तैयारों और हमारी त्यारा शिकन तोपों की घन गरज से मेरी आंख खुल गई। मैं पलंग से उठकर खिड़की में खड़ा हो गया, जहाँ से एयरपोर्ट का मंजर देखा जा सकता था। रात चांदनी को मासूम बच्चे की तरह गोद में लिए इंसान की तबाहकारियों का मुशाहिदा कर रही थी और ऊपर झिलमिल करते सितारे खामोश तमाशाई बने बैठे थे। ज़मीन और आसमान के दरमियान गोलियों और गोलों की भरमार थी। ट्रेसर गोलियों की रोशनी तेज़ी से आंखों के सामने से गुजर जाती और धमाकों की आवाज़ बार बार कानों से टकराती। तेज़ रफ्तार भारतीय त्यारे बेज़मीर रूह की तरह बेकरार फिरते और हमारी त्यारा शिकन तोपें नफ़रत के शोले उन पर फेंकने की कोशिश करती। ये मंजर पो फूटने तक जारी रहा।
उधर सूरज निकला और इधर हंगामा रुक गया, जैसे चोर शुरफा के जागने से पहले पहले अपना काम मुकम्मल करके गायब हो जाते हैं। हमला ख़त्म होने के बाद मैंने हजामत बनाई, इस्त्रीशुदा वर्दी पहनी और टैक हेडक्वार्टर चल दिया। वहाँ कोई ख़ास सरगर्मी नज़र ना आई, सिवाय सुबह की कॉन्फ्रेंस के, जिसका जिक्र करने से पहले ज़रूरी मालूम होता है कि एक मुख्तसर नज़र पाक बहरिया और फ़िज़ाइया की कारकर्दगी पर भी डाल लें, ताकि ज़मीनी जंग का जायज़ा लेते वक्त ये अंदाज़ा रहे कि हमारी नेवी और एयरफोर्स को क्या हुआ।